नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 4 की, जिसका शीर्षक है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अध्याय को और जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस अध्याय में हमारे जानने के लिए। दोस्तों, इसके पहले हमने जो है बात की थी राज्य के शासन किस तरह से काम करते हैं, है ना। अब इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से एक समाज में लड़के और लड़कियां जो है वह बड़े होते हैं, है ना। अब देखिए, मैं आपको दो स्थितियां जो है इस अध्याय की शुरुआत में बता देता हूं, दो बातें जो इस अध्याय को समझने में बुनियादी रूप से जो है आपके काम आने वाली है ना। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब हम छोटे हुआ करते थे, है ना, जब हम छोटे थे तो हमारी जो देखभाल है वो हमारे माता पिता किया करते थे, है ना, या फिर जो हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो करते थे, ठीक है। और यही सिलसिला यानी हमारी देखभाल करने का जो सिलसिला है ये कब तक चलता रहा? हम जब तक किशोर नहीं हो गए, किशोर अवस्था, और उसके बाद भी है जो है चलता रहा सिलसिला, है ना। और युवावस्था में आकर के जो है ये बातें खत्म हो जाती है। युवावस्था में जब हम आ गए तो हमारे बारे में जो है ऐसा माना जाने लगा कि अब जो है हम समझदार हो चुके हैं और अब जो है हम अपना ख्याल रखने के लिए बिल्कुल ठीक स्थिति में है ना। जबकि हम इस अध्याय में देखेंगे कि जो सामोआ है वहां के जो छोटे बच्चे हैं जैसे ही मतलब चलना शुरू करते हैं तो उनकी जो माताएं या जो उनके बड़े लोग हैं ना, जिन्हें हम गार्डियन कहते हैं, है ना, जो उनके पालक लोग हैं, वो उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे, ठीक है ना। अब आपके मन में कई प्रश्न होंगे कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कहाँ की कर रहा हूँ, सामोआ क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा, जब हम अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आप ऐसा समझिए कि ये एक तरह की रूपरेखा है जो मैं भी आपके सामने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन के बाद में ये अध्याय आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही बच्चे चलना शुरू कर देते थे ना, तो उनको जो पालने वाले लोग हैं, उनकी माता हो गई या फिर उनके देखभाल करने वाले लोग, उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। और यह जो जिम्मेदारी है ये किस पर आ जाती थी? जो उस घर के बड़े बच्चे हैं उन पर आ जाती थी, जो स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के हुआ करते थे, यानी 5-6 साल के होते थे, है ना। अब लड़का हो या लड़कियां, लड़के या लड़कियां दोनों ही अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल किया करते हैं। लेकिन जब भी कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में मिल जाया करता था और बाहर के कामों को सीखा करता था। अब बाहर के कामों के अंतर्गत कौन कौन से काम आते, जैसे कि मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो आप इस अध्याय में देखेंगे, है ना, हम जानेंगे। दोस्तों, लड़कियां जब तक 13 या 14 साल की नहीं हो जाती थी तब तक क्या होता था कि जो छोटे बच्चे थे उनकी देखभाल बड़े लोगों के, जो छोटे मोटे लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद मतलब वो मछली पकड़ते थे तो जो छोटे मोटे कार्य करती रहती थी वो, है ना। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वो और ज्यादा स्वतंत्र हो जाया करती थी। कौन? लड़कियां, है ना। और 14 वर्ष की उम्र के बाद वो मछली पकड़ने जाती थी, है ना, खेतों में बागानों में काम करती थी, डलिया बुनना सीखना, ये सब कार्य, और इसके साथ साथ खाना बनाना, ये सब का काम करती थी। तो ये जो सारे अनुभव हैं ये हमारे जीवन में हमें नहीं देखने को मिलते, क्योंकि भारत में बच्चे लगभग 20 वर्ष के बाद ही कमाना शुरू करते हैं, है ना। कुछ बच्चे जो हैं वो मजबूरीवश इससे कम उम्र में भी काम करना शुरू कर सकते हैं या कर देते हैं ना, तो वो उस बात से आप परिचित हैं ही, ठीक है ना। फिर दूसरा जो इस अध्याय में हम जानेंगे वो है कि जैसे हमारे पड़ोस की अगर हम बात करें, है ना, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो रहते हैं, तो हमारे पड़ोस में सड़क पर या फिर पार्कों में या फिर बाजारों में आप देखेंगे देर शाम या रात तक के जो है रात तक के टाइम में जो है महिलाएं जो है या लड़कियां जो है यह कम देखने को मिलती हैं। आप इतनी ज्यादा महिलाओं या लड़कियों को स्वतंत्र रूप से नहीं देख पाते हैं अपने आसपास जितने की पुरुष लोग, लड़के लोग दिखाई देते हैं, है ना। तो अब 4 बातें हैं, 4 कारण जैसे हम इसके देखेंगे। जैसे हमारे देश में बाहर के जो अधिकांश काम है वो पुरुष किया करते हैं, महिलाएं जो है वो क्या करती हैं? घर के काम करती हैं अधिकांशतः। दूसरा ये कि जो हमारे देश में जो कार्यालय है ना, व्यवसाय है, कार्यालय है, तो अन्य कार्यों में महिलाओं की संख्या काफी कम है, इसलिए भी जो है हम जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर हमें कम दिखाई देती हैं, है ना। तीसरा ये कि जो महिलाएं और लड़कियां हैं दोस्तों, वो अपने आप को बाहर में जो है वो असुरक्षित महसूस करती हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ हम इस अध्याय में जानेंगे बड़े विस्तार से, इनके पीछे के कारण, इन समस्याओं का निवारण, सब पे बात करेंगे, ठीक है ना। और चौथे की अगर मैं बात करूं तो जैसे भारतीय संस्कृति की बात कर लेते हैं तो वो भी इसी प्रकार की है कि महिलाओं को जो है काफी कम स्वतंत्रता जो है यहाँ पर प्रदान की जाती है,
और वे घर से बाहर काफी देर तक जो है वो नहीं रह पाती है ना, मतलब उनको जो है घर में ही रहना है, काफी देर तक उनको रहने नहीं दिया जाता। तो ये जो है वो दो बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस अध्याय की शुरुआत के पहले, है ना। चलिए अब हम इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला शीर्षक जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, है ना। तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है यह मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान होती है ये, ठीक है ना। एक उसकी अस्मिता का सवाल है, यह उसकी एक अस्मिता है कि वह लड़का है या फिर वो एक लड़की है। हम जब धीरे धीरे बचपन से बड़े होते हैं तो हम एक समाज के बीच में बड़े होते हैं, है ना। और जिस समाज के बीच में दोस्तों हम बड़े होते हैं तो वह समाज हमें कुछ चीजें सिखाता है, कुछ बातें बताता है। अब वो क्या सिखाता है? वो हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का जो व्यवहार है ना, वो किस प्रकार का व्यवहार हमें जो है स्वीकार करना है, किस प्रकार के व्यवहार के योग्य है लड़का भी और लड़की भी, ठीक है। क्या लड़के को करना चाहिए, क्या लड़कियों को करना चाहिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो दोस्तों, हम क्या सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हुए बड़े हो जाते हैं, हमारी जो मेंटालिटी है, जो मानसिकता है, वो इस प्रकार की हो जाती है कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक जैसी होती है ना। लेकिन सभी समाजों में दोस्तों, जितनी भी सोसाइटी है, जितने भी समाज है, उनमें लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया क्या है? क्या हमें हर तरफ लड़के और लड़कियों के साथ समानता दिखाई देती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमें दोस्तों इस अध्याय में मिलेगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और इसके साथ में हम यह भी देखेंगे कि जो लड़के और लड़कियां हैं, है ना, इनको दी जाने वाली जो अलग अलग भूमिकाएं हैं, जो अलग अलग रोल हैं, जो उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए तैयार करते हैं, वो किस प्रकार से, यानी कैसे तैयार करते हैं, ठीक है ना। इस पार्ट में हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि जो अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से जो महत्व देते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है, यानी जिन भूमिकाओं को में वो रहती है, जीती है अपनी जिंदगी, उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। तो इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं जो है वह कैसे उभरती है, उभर के सामने आती है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इस पहले पैराग्राफ का आशय क्या कुछ खास है जो हम इस अध्याय में जानने देखने वाले हैं। इस शीर्षक को देखिए, यहाँ पे लिखा है 1920 के दशक में समोआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे ये समोआ द्वीप सर क्या है, कहाँ पे है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रशांत महासागर है, आप भूगोल में आपके पास में एटलस होगी, आप देखिएगा जो प्रशांत महासागर है ना, उसमें उसके दक्षिण में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह बना हुआ है। एक ऐसा भाग है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो है द्वीप बने हुए हैं। तो उसी में से एक द्वीप है समोआ द्वीप, है ना, जिसकी बात हम कर रहे हैं इस अध्याय में, जिसका जिक्र आया है। तो दोस्तों, जो समोअन समाज है, इस पर किए गए अनुसंधान की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस पर एक अनुसंधान किया गया था और उसकी एक रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो उसके अनुसार 1920 के दशक में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर स्कूल नहीं जाया करते थे, ठीक है ना। 1920 की मैं बात कर रहा हूँ। और बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखा करते थे। जो घर में बुजुर्ग हैं, है ना, जो हमारे बड़े हैं, जैसे दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, माताजी हो गई, है ना, काका जी हो गए, चाचा जी हो गए, जो भी बड़े लोग हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते थे और बदले में स्कूल नहीं जाते थे। तो छोटे बच्चों की देखभाल या घर का जो काम है वो किस प्रकार से किया जाता है, कैसे करते हैं, है ना, काम किस प्रकार से किया जाता है, अब कार्य किस प्रकार से किया जाता है, ये तो बड़े होने के बाद की बात हो गई, है ना। लेकिन जो छोटेपन से ही चीजें उन्हें जो संभालनी होती थी, जैसे बच्चों का ध्यान कैसे रखते हैं, अपने से छोटे भाई बहनों का, ये सब वो सीखा करते थे, ठीक है ना। द्वीपों पर मछली किस प्रकार पकड़ी जाती है ना, ये भी वो सीखते थे, क्योंकि यहाँ पर मछली पकड़ना दोस्तों उस समय का आप मान के चलिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक है ना। इसी से आजीविका चलती थी। तो इसलिए जो किशोर बच्चे हुआ करते थे ना, 14-15 साल के, ये मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे कि दूर दूर तक यात्रा कैसे करते हैं, कैसे मछलियां पकड़ते हैं, किस प्रकार से। आप जानते हैं कि मछली पकड़ना भी कोई ऐसा काम नहीं है कि जैसे हमें नहीं आता, हमने जाला फेंक दिया और मछलियां पकड़ लिया है। हर चीज में, हर कार्य में एक जो है तैयारी की आवश्यकता पड़ती है ना, और कार्यकुशलता की आवश्यकता पड़ती है। तो जो अनुभवी है
जो उस काम को करते हैं और अगर वो हमारे घर के बड़े हैं तो हमें उनसे सीखना होता है कि वह किस प्रकार से जो है ये सारे कार्य करते हैं या किए जाते हैं, है ना। तो यह सब सीखते थे, लेकिन ये बातें वो अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे, है ना। ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि वह अपने बचपन के अलग अलग समय पर ये सारी बातें सीखते थे, ठीक है ना। अब उसको भी हम थोड़ा समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो दाहिनी ओर आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 7 का यानी आप ही की कक्षा का एक समूह छात्र है जो अपने विद्यालय के द्वारा जो वर्दी दी गई है उसमें खड़ा हुआ है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं उसके चेहरे पे, ठीक है ना। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे तो उनकी जो माताएं हैं या उनके जो बड़े लोग हैं वो उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भाई बच्चा घुटने से ऊपर उठ के अगर चलने लग गया पैदल तो फिर उनका ध्यान अगर माताएं रखना छोड़ देंगी, बड़े रखना छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम आगे चलेगा। तो ये जिम्मेदारी जो है उनके बड़े बच्चों पर आ जाती थी, है ना, जो उनके बड़े भाई बहन थे। स्वयं भी वो 5 वर्ष के आसपास की उम्र के ही हुआ करते थे। अब लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल किया करते थे, उनका ध्यान रखा करते थे। और जब भी कोई लड़का 9 वर्ष का हो जाता था यानी 9 साल का हो जाता था तो वो जो बड़े लड़के होते हैं ना उनके समूह में मिल जाया करता था और बाहर के काम सीखता था। अब बाहर के कामों जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ में, मछली पकड़ना ये एक बाहर का काम है ना। इसके अलावा नारियल के पेड़ लगाना आदि ये सब कार्य बाहर के कार्य हैं। तो इसमें वो मिल जाता था कब, जब वो 9 वर्ष अपने पूरे कर लेता था यानी जब वो 9 साल का हो जाता था। लड़कियों की अगर हम बात करें दोस्तों तो लड़कियां जब तक जो है वह 13-14 साल की नहीं हो जाती थी तब तक के वह बाहर का काम नहीं करती थी। तो 13-14 साल की होने के पहले तक वो छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य किया करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वो 13-14 साल की हो जाती थी तो फिर वो और ज्यादा स्वतंत्र हो जाती थी। 14 वर्ष की उम्र के बाद वे मछली पकड़ने जाया करती थी, बागानों में काम करती थी, डलिया बुनना सीखती थी। जितने भी बाहर के जो काम हुआ करते हैं जो उस समय की उनकी महिलाएं किया करती थी यानी उनकी मम्मी वगैरह, तो वो सब कामों में वह हाथ बटाने लग जाती थी, ठीक है ना। और इसके बाद में खाना पकाने का काम हो गया, अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था। तो यहाँ पे लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां जो है वो उनकी मदद किया करती थी, ठीक है ना। देखिए ये बात मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, यहाँ पे लिखा है खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में होता था जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। दोस्तों ये तो जो हमने बात करी ये 1920 के दशक के आसपास की करी, ठीक है ना, समोआ द्वीप के। अब आप ये शीर्षक देखिए, ये शीर्षक है 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, यानी पुरुष जो बड़े होते हैं वो किस प्रकार से उनको देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो चित्र दिख रहा है आपको दाईं ओर, लड़कियां स्कूल जाते हुए एक समूह बनाकर चलती हैं ना। वो क्यों पसंद करती हैं एक समूह बना करके चलना, ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप अपने अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनसे पूछने का प्रयास करें, है ना। आपको इस प्रश्न का उत्तर वो जरूर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है, ठीक है ना। ये जो भी लेख हम पढ़ने वाले हैं ये कहाँ से लिया गया है ये अभी हमें बताया गया, मध्य प्रदेश का एक छोटा शहर। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे, है ना, यानी कि जो स्कूल है वो कोएड नहीं होते थे, लड़के और लड़की के साथ में पढ़ने वाले नहीं थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी, है ना। उनके खेलने के लिए जो मैदान होता था वो स्कूल के बाहर नहीं होता था, स्कूल के बीच में ही एक आंगन होता था और वहीं पर वो जो है खेला करती थी सुरक्षित रूप से, ठीक है ना। दोस्तों लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान हुआ करता था जो स्कूल से बिल्कुल लगा हुआ होता था, है ना। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ में जो है भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखा करते थे, यानी जो लड़कियां जो है वह एकदम भीड़ में चला करती थी, ठीक है ना। यहाँ पर ये बताया गया है। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए
ये सब काम लड़के करते थे, लेकिन लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा ग्रुप में ही चलती थी, समूहों में ही जाती थी। शायद उनके मन में ये डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। दोस्तों, ये 1960 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ऊपर के जो दो उदाहरण हैं, इनको पढ़ने के बाद में हमें ये लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं, ठीक है ना। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक तरीके से ही बड़े होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभव से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। हमें लगता है कि जिस प्रकार से हम बड़े हुए, जिस प्रकार से हमने गलतियां की, हमने उन गलतियों से सीखा, उसी प्रकार से बाकी लोग भी जो हमारे साथ पढ़ते हैं वो बड़े हुए, उनने गलतियां की और उनसे उन्होंने सीखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर बच्चे का परिवार अलग होता है, हर बच्चा एक अलग समाज में बड़ा होता है, पनपता है। हर बच्चे का चीज़ों को समझने का नज़रिया अलग होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो आप इस रूप में देख सकते हैं कि आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं, वहाँ पे आपके साथ आपके जितने सहपाठी यानी कि जो क्लासमेट्स हैं वो पढ़ते हैं, आप सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं, आप सभी को एक ही टीचर्स पढ़ाते हैं, है ना, एक ही शिक्षक आपको पढ़ाता है। लेकिन इसके बावजूद जब रिजल्ट आता है, परीक्षा होती है, तो आप सभी के परिणाम जो है वो अलग अलग आते हैं। एक समान परिणाम कभी भी नहीं आते। तो इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि आप लोगों के समझने का तरीका, फिर पढ़ाई में आपने कितना ध्यान दिया, वो तरीका, खेलने कूदने का तरीका, ये सब जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इन सब पे भी डिपेंड करता है। यदि हम अपने परिवारों के बुजुर्गों से बात करें दोस्तों, तो हमें पता चलेगा कि उनका जो बचपन है, यानी हमारे बुजुर्गों का जो बचपन है, वो शायद हमारे बचपन से बहुत ही ज़्यादा अलग था, बहुत ही ज़्यादा भिन्न था, है ना। तो दोस्तों, आप ज़रूर पूछिएगा अपने बुजुर्गों से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी जी से, अपने पापा से, मम्मी से, जितने भी आपके घर में बड़े लोग हैं, आप जिनके बारे में ऐसा महसूस करते हैं कि आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि उनका बचपन आपके बचपन से किस प्रकार से भिन्न था, और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो वो किया करते थे और आप नहीं कर रहे हैं, और वो क्या चीज़ें हैं जो आप करते हैं लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं की। तब आपको इस बात का एहसास बड़ी सरलता के साथ और बड़ी गंभीरता से होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है कि हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। जो हमारी सोसाइटी है दोस्तों, जो हमारा समाज है, वो अंतर करता है किसमें? लड़कों में भी, और लड़कों में और लड़कियों में, ठीक है ना। और ये अंतर दोस्तों उस समय से शुरू हो जाता है जब लड़के और लड़कियों की आयु बहुत ही कम होती है। एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, इसे हम देखते हैं। जैसे जब छोटे होते हैं लड़के और लड़कियां, तो उन्हें खेलने के लिए अलग अलग खिलौने दिए जाते हैं। जैसे लड़कों को क्या दिया जाता है? खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। अब इन दोनों खिलौनों को देखिए, इन दोनों खिलौनों में ये खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न आया है? अगर आया है तो आज इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें दोस्तों, तो ये अंतर प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को एकदम रौब से। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसायों के चुनाव पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, देख रहे हैं हम जिस युग में वर्तमान में जी रहे हैं, जिस समय में जी रहे हैं, यह समय जो है यह है वैश्वीकरण का समय, ठीक है ना। आज जो है हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम बड़े होकर के जो कुछ भी कमाएंगे या जहाँ भी नौकरी करेंगे वो सिर्फ हमारे राज्य, हमारे देश तक सीमित रहेगी। ऐसा भी हो सकता है हम बड़े होकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं आप लोग और विदेश में आपको नौकरी करनी पड़े, है ना। तो अब जो है समानता का समय आ गया है, सबके लिए इक्वालिटी की बात की जाती है ना। हालांकि ये बातें पहले भी की जाती थी, ठीक है ना। तो अब जो है काफी हद तक के हम कहेंगे कि हम जागरूक हो गए हैं। अब जो है धीरे धीरे आते आते हमने ये सारे अंतर जो है करना बंद कर दिए हैं। अब हम ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज भी कई जगहों पर जो है हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि भाई लड़कियां हैं, वो बड़ी होंगी तो उन्हें घर का ही काम देखना है ना। आप देखेंगे कि ज़्यादातर आपको जो है लड़कियां कहीं पर अकेले घूमते हुए आज भी दिखाई नहीं देंगी। क्या कारण है कि जिस पार्क में आप घूमने जाते हैं या जाया करते थे,
वहाँ पर शाम के समय आपको लड़कियों की संख्या कम और लड़कों की संख्या अधिक दिखती थी। तो ये सारे प्रश्न जो है, सारी चीज़ें जो है सोचनीय है, विचारणीय तथ्य है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि ये अध्याय की गंभीरता को जो है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप लड़के हैं तो आप ऐसा सोच के देखिएगा कि अगर आप लड़की होते और आपको भी ऐसा जीवन जीने को मिलता, तब आपके जीवन में और अब जो अभी आपका जीवन है इसमें आप क्या अंतर महसूस कर पाते, ठीक है ना। जो भी आपका उत्तर हो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण एक कहानी के माध्यम से हमें दिया गया है। इसका शीर्षक दिया गया मेरी माँ काम नहीं करती, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इस उदाहरण में क्या है इस कहानी में खास हमारे जानने लायक। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। ठीक है, फिर वो जाते हैं जसप्रीत सिंह के घर पे और उनके घर पे जाने के बाद की स्थिति है। हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। ठीक है, फिर होती है दोस्तों अगली सुबह। सुबह के 7:30 बजते हैं। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ओहो, यह तो स्कूल बस थी। अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। हॉर्न की आवाज सुनकर कहते हैं, जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे, ठीक है ना। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी, उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद कर खा लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। डिंग डिंग, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। आह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वह वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत, कमबख्त, चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई है? ही, क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कहानी, ये उदाहरण पढ़ के आपको ज़रूर कुछ बातें समझ में आई होंगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि घर में जो महिलाएं होती हैं, जैसे कि हमारी मम्मी हो गई है ना, जो काम करती हैं, वह काम करने के भले ही उनको पैसे नहीं मिलते या वो कमाती नहीं है, लेकिन मैं बता दूं ये सबसे महत्वपूर्ण काम है ना, जो वो करती हैं। यदि ये काम हमें किसी एक दिन करना पड़ जाए तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसका भार कितना होता है, ठीक है ना। ये अभी आपने उदाहरण के रूप से स्पष्ट तौर पर देख लिया होगा। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है दोस्तों, पुरुष और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता किस प्रकार से है। सबसे पहले है घरेलू काम का मूल्य, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है। दोस्तों, हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में कोई काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई भी निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं यानी कि स्त्रियों की ही होती है। जैसे देखभाल संबंधी कुछ कार्य हो गए, है ना, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा दोस्तों, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वो तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व जो है वह नहीं देता, ठीक है ना।
ऐसा ही होता है दोस्तों, आप भी महसूस करते होंगे। घर पर कार्य करने वालों का जीवन, आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। उपर्युक्त कहानी में केवल हरमीत की जो माँ है, उन्हीं के घर में काम, वही जो है घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला भी किया करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः दोस्तों स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। दोस्तों, घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है ना, नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों को दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक के चलते रहता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में कुछ इस तरह से बताया। जो भी उन्होंने बताया दोस्तों, मैं आपको शब्दशः पढ़ के बताऊंगा, आप समझिएगा कि क्या उन्होंने बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? दोस्तों, वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं, है ना, अनेक काम मिले हुए होते हैं। अब इनमें से अगर हम कुछ कामों की बात करें तो शारीरिक श्रम इनमें लगता है ना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोना, सफाई करना, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, बहुत से काम ऐसे होते हैं जैसे खाना बनाना आदि, इसमें लंबे समय तक जो गर्म चूल्हा होता है उसके सामने खड़ा रहना पड़ता है। तो स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं, है ना। दोस्तों, घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं दिया करते हैं वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। ठीक है ना। यहाँ एक तालिका दी हुई है। इस तालिका में यह बताया गया है कि भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ने एक विशेष अध्ययन किया। उसके कुछ आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं 98 और 99 के, 1998 1999 के। अब देखिए ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आपको दिखेंगे। पहला जो आप यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं वह है राज्य का। दूसरा जो है वह है स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह। तीसरा है स्त्रियों के अवैतनिक सिर्फ घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह। फिर है स्त्रियों के कुल काम के घंटे। अगला है पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे, पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे, पुरुषों के कुल काम के घंटे। तो देखते हैं, अगर हरियाणा की हम बात करें तो स्त्रियों का जो वेतन सहित कार्य है घंटे का वो है 23 हर सप्ताह में, ठीक है ना। और स्त्रियों के जो अवैतनिक घरेलू काम के घंटे हैं, यानी जिनके लिए उन्हें वेतन नहीं दिया जाता, वो है 30, ठीक है ना। तो स्त्रियों के कुल काम के घंटे कितने हो गए? अगर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह डला है, यहाँ पे हम लिखे तो 23 और 30 आप मान लीजिए हो जाते हैं कितने, 53, यानी कि 53। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए आप देखिए 38 तो उनके वेतन का काम हो गया, है ना, वेतन के लिए, और अवैतनिक काम वो 2 घंटे का करते हैं। तो 38 और 2 40, यानी यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 53, ठीक है ना।
तमिलनाडु की बात करेंगे तो महिलाएं 19 घंटे जो है वेतनिक काम और 35 घंटे जो है दोस्तों वो अवैतनिक काम करती है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 54, ठीक है, और यहां पर ये हो जाएगा 44, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किसका कार्यभार अधिक है, निसंदेह महिलाओं का, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ देखते हैं, महिलाओं का काम और समानता। दोस्तों जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, ठीक है ना। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान के लिए दोस्तों जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर नहीं हो सकते, बल्कि शासकीय स्तर पे भी होने चाहिए, यानी सरकार को भी इसमें जो है अपना योगदान देना चाहिए। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है ना। संविधान क्या कहता है, संविधान हमें बताता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी संविधान तो भेदभाव की भावना को नहीं स्वीकारता, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों वास्तविकता क्या है, वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। अब जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो सरकार को ये बात खबर है, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर ही पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ जाता है। इससे ही यह निश्चित हो जाता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। दोस्तों पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक हो जाती है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी, ठीक है ना। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा, ठीक है ना। दोस्तों ये देखिए, मध्य प्रदेश के गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में कुछ बच्चे, उनको दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं इस चित्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सी स्त्रियां दोस्तों, जैसे कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा और तमिलनाडु की महिलाएं, जिनका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम किया करती है। इससे प्रायः महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पोस्टर को देखिए, बताइए ये पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा वही अभाग औरत को चाहिए अपना अधिकार, ठीक है ना। इसमें हमें जो है विशेष रूप से यही दिखाने की कोशिश की गई है कि महिलाएं हर वो काम करती हैं, हर वो काम में अपना हाथ बटाती हैं जो कि बराबरी से कहीं ऊपर है पुरुषों के साथ अगर की जाए तो। फिर भी यहाँ पर यही प्रश्न पूछा है कि औरत को चाहिए अपना अधिकार जो क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है ना। यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है आप महिला की तुलना एक देवी से कर सकते हैं जिसके जो है 9 हाथ हैं, ठीक है ना, 10 हाथ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम अब शब्द संकलन पर चर्चा कर लेते हैं, है ना, इस अध्याय में। तो शब्द संकलन यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहले जिक्र आता है अस्मिता यानी पहचान का। तो दोस्तों एक प्रकार से स्वयं के होने यानी हम हैं, और यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव कि मैं भी कुछ हूँ, ठीक है ना। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है, कई पहचान हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है, यानी पहचाना जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में अस्मिता होने के बाद दूसरा जो शब्द है वो है दोहरा बोझ, है ना। शाब्दिक रूप से दोस्तों इसका मतलब होता है दोगुना वजन, है ना। अब इस अध्याय के संदर्भ में इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है दोस्तों कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभाला करती हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है अगला जो शब्द है वो देखेंगे आप, वो है देखभाल। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना,
पोषण करना आदि। दोस्तों, शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें कुछ गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। इसके बाद में अगला शब्द जो है वो है अवमूल्यित, है ना। अब अवमूल्यित का अर्थ क्या होता है वह देखिए मैं आपको बताता हूँ। अवमूल्यित का जो अर्थ है वो होता है जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी हमने ऊपर एक उदाहरण देखा था दोस्तों, उस उदाहरण में हमने क्या देखा था कि महिलाएं जो घर का काम करती हैं वो काम की जो उस काम का जो महत्व है वह अधिक है ना। लेकिन फिर भी जो है उस कार्य के आधार पर, उस मेहनत के आधार पर जो है महिलाओं के साथ जो है व्यवहार नहीं किया जाता, उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है, यानी उस समय जो महिलाएं हैं वो स्वयं को कैसा महसूस करती हैं, अवमूल्यित महसूस करती है। यानी उन्हें लगता है कि हमारे कार्य का तो कम महत्व है ना, पुरुषों की तुलना में, जैसे अभी हमने इसमें देखा था, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा है उदाहरण के लिए देखिए, अगर कोई लड़का अपने एक मिनट, हाँ यहाँ पर लिखा है उदाहरण के लिए अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी ना कहे, तो ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर जो है ये चीज कभी महसूस की होगी, अवमूल्यित होने वाली, है ना। अगर आपने कभी किसी के लिए कोई उपहार बनाया है, कहीं आप किसी पार्टी में गए, तो ऐसा महसूस कभी आपने किया होगा कि मेरा जो मूल्य है यहाँ पर कम हो जाता है, या मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए था, है ना। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि यह जो अध्याय अभी हमने पढ़ा ना, इसमें हमने लड़के और लड़की के रूप में बड़ा होना देखा, है ना। अब इस अध्याय का जो सार है, अगर मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा क्या मिल रही है, क्या कुछ जो है इन उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना, है ना, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं हमारे पुराने समय की, यानी हमारे प्राचीन काल की, है ना, हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो भारत में जो है महिलाओं का उस समय तो बहुत सम्मान किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, समय आगे बढ़ता चला गया, है ना, धीरे धीरे हम प्राचीनता से आधुनिकता की ओर बढ़ने लगे, तो महिलाओं की स्थिति में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में मिला, बहुत बड़ा बदलाव आया, ठीक है ना। महिलाओं के प्रति जो लोगों की सोच है वो बदलने लग गई थी, ठीक है ना। हमने इतिहास में देखा है दोस्तों, सती प्रथा है ना, दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे विषय जो हैं वो हमारे सामने आते हैं मामले उजागर होके, है ना। और फिर ये धीरे धीरे आम बातें बनने लग गई, ठीक है ना। हालात बिगड़ते चले गए, जो महान नेता हुए हमारे, जो या फिर मैं कहूँ कि कुछ समाज सुधारक हुए, उन्होंने इस दिशा में कुछ काम करने के बारे में सोचा कि भाई हमें जो है इस स्थिति को जो है बदलने की जरूरत है ना। तो समाज सुधारकों ने जो जो काम करने का सोचा इस दिशा में, तो उनकी मेहनत का ये नतीजा आया है कि जो महिलाओं की बिगड़ती स्थिति थी उन पे हमने काबू पा लिया, है ना। और उसके बाद जो है हमारी सरकार, यानी कि जो भारतीय सरकार है, इसने भी इस दिशा में बहुत सारे काम किए, ठीक है ना। जो जैसे कि अगर मैं बात करूं पंचायती राज प्रणाली की, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी, ताकि आगे चल करके जो महिलाएं हैं वो समाज की भलाई के लिए काम कर सके, है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्राचीन के बाद मध्यकालीन भारत की, तो उसमें महिलाओं की स्थिति जो थी वो आर्थिक और सामाजिक रूप से या फिर व्यवहारिक रूप से भी जो थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। दोस्तों, आप देखते हैं ना, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो वो एक युद्ध का समय चल रहा था। अब युद्ध के समय क्या था, पुरुष तैयार होते, सैनिक बनते, लड़ाई पे जाते, उनका महत्व बढ़ जाता था, महिलाएं घर का कार्य संभालती थी। तो ऐसा लगता था कि यार महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब होने लगी, धीरे धीरे उनका स्तर जो है, उनका जो मूल्य है वो कम होने लगा, कम आका जाने लगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें अपवाद के रूप में सामने आते हैं कुछ रानियां जिन्होंने जो है राज्य को संभाला, है ना, सल्तनत को संभाला। जैसे रजिया का नाम हमने पढ़ा, रानी दिद्दा के बारे में मैंने आपको बताया था इतिहास में, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अपवाद के रूप में आती है, लक्ष्मीबाई का जिक्र आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, महिलाओं को जो है सामाजिक स्तर पर काम करने की उस समय जो थी मनाही थी, उनको नहीं बोला जाता था कि आप सामाजिक स्तर पर भी कार्य कर सकती हैं। और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उनकी राय लेना भी जरूरी नहीं माना जाता, है ना। शादी से पहले जो लड़कियां होती हैं वो माँ बाप के दबाव में जीना उनको पड़ता है ना। शादी के बाद उन्हें अपने पति के हिसाब से चलना पड़ता है, उसकी इच्छा अनुसार। अब मुगल साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो उसके हालात, उस समय हालात और भी खराब थे, है ना। महिलाओं को जो है सती प्रथा या फिर मैं कहूं कि पर्दे में रहने जैसे बंधनों में बनकर रहना पड़ता था। ये हमारे इतिहास में है जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों,
अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं, थोड़े समय पहले इंदिरा गांधी जो है वो हमारी प्रधानमंत्री बनी है ना, इसके साथ जो है महिलाओं के विकास पे इन्होंने बहुत जोर दिया। इंदिरा गांधी जो थी वो खुद अपने आप में ही मतलब महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। अब उन्हीं की राह पे चलते हुए जो बहुत सारी महिलाएं हैं, इन्होंने समाज में गौरवपूर्ण पदों को प्राप्त किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हमने इस अध्याय में अभी देखी, पढ़ी, समझी, जानी, है ना, तो मुझे उम्मीद है आपको ये अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा। और आप जरूर इस अध्याय, इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों, सहपाठियों, साथियों के साथ में, ताकि वो भी इस अध्याय को देखें, समझे, जाने, उन्हें भी ये सब सारी चीजें जानने का मौका मिले। और दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।